नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो जहां एक तरफ देश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है और बिहार सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं, और इस बीच बिहार में बाहुबलियों को लेकर सियासी घमासान देखने को भी मिल रहा है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई को लेकर इन दिनों बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। लगातार नेताओं की बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं और नेता सियासत की रोटियां भी सेकते हुए वोट बैंक बटोरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आलम यहां तक है कि सभी राजनीतिक दल बिहार में बाहुबलियों को लेकर बह रही सियासी गंगा में हाथ धुलने से बाज नहीं आ रहे हैं और जमकर सियासत कर रहे हैं। यानी कि बाहुबली तो निशाना है, नेताओं को राजनीति चमकाना है। बात करेंगे इसी बिहार डॉन गिरी पर, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कल हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से। रिहाई को लेकर बिहार में सियासत गरमाई। बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद मोहन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। रिहाई पर आईएएस एसोसिएशन भड़का हुआ है। आनंद मोहन को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। एक बार फिर से पुनर्विचार करने की बात कही गई है सरकार को। रिहाई को लेकर बिहार में सियासत गरमाती नजर आ रही है। सभी नेता वोट बैंक की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और रिहाई पर आईएएस एसोसिएशन भड़का है। आनंद का भी बयान सामने आया है, कल हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें। और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सभी राजनीतिक दलों में चुप्पी नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दल आनंद मोहन की रिहाई यानी बाहुबलियों को लेकर के हम जिक्र करें तो बाहुबलियों के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी खबर है, ग्राफ आपको बता दें कि दरअसल अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक तरफ आईएएस एसोसिएशन जहां नाराजगी जाहिर कर रहा है, सरकार से उसने अपील की है कि इस विचार को एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए। लेकिन राजनीतिक दल जो हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, उन नेताओं के। क्या कुछ बयान है वो जरा पहले हम आपको सुनवा देते हैं। निकलने का तो वहाँ पेरोल सरेंडर करेंगे और जेल का जो भी प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उसको पूरी करके बाहर आएंगे। लेकिन आपको नहीं लगा कि आपके आने से थोड़ी सी बिहार की राजनीति में गर्मी तो आ ही गई है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सब कंफ्यूज है कि आप किस में जाएंगे, आनंद मोहन होंगे किसके साथ? वही तो बताए कि जो समय आएगा तो फिर मुकम्मल तौर पर जब आजाद होंगे और साथियों के साथ मांगलिक जो कार्य हैं शादी विवाह के, उसको जब संपन्न कर लेंगे फिर निश्चिंतता से बैठेंगे साथियों के साथ, जो संघर्ष के साथी हैं, जिन्होंने झेला है, जो लगातार अनवरत संघर्ष करते रहे, जिनके संघर्षों के कारण आज हम लोगों के जीवन में जिंदा है, उन तमाम लोगों को बुला करके और तब गंभीरता से कुछ जो भी सदन से रायशुमारी के बाद बातें बाहर आएंगी, फिर हम लोगों से सब जाएं। हम सजा से ज्यादा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये अवमानना है जो इस पर चिल्पों मचा रहे हैं। मंत्रिपरिषद के बैठक में भी इसी बात का जिक्र है कि सजा की एक रूपता के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में ये फैसला हुआ है। भैया इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। बलि के बकरा हैं वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। नीतीश जी, आपने उस दलित और पिछड़ा विरोधी आनंद मोहन सिंह को अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव
और कांग्रेस नेताओं के कहने पर अपने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया है। याद है आनंद मोहन कौन थे? मंडल कमीशन का विरोध करने वाला, और उन्होंने मंडल कमीशन के विरोध में बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। उनका अपना एक गिरोह था। क्या काम था उनका? दलित और पिछड़ों का जो उफान आ रहा था उनको सबक सिखाना। वो तो बहुत रॉन्ग डिसीजन है, सारा लोगों को पता है। वो तो बड़ा क्रिमिनल है, फिर उसको फिर बाहर लाके फिर इलेक्शंस में खड़ा करने के लिए सोच रहा है, इसलिए वो तो अच्छा नहीं है। ये तो बिहार में चलता रहता है। नीतीश जी सोच रहा है वो उसको बाहर लाए तो पूरा राजपूत का वोट मिलेगा, फिर उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने में मदद होगा बोल के सोच रहा है। ये तो गलत है। अच्छा इंसान को लेना चाहिए, ऐसा क्रिमिनल्स को मत लेना है। तो आपने सबके बयान सुने और सब अपने अपने हिसाब से तर्क देते नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार में अब ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार के सभी राजनीतिक दल बाहुबलियों के सहारे वोट बैंक की रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं और सत्ता पाने की पूरी जुगत में लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल डॉक्टर अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 न्यूज पर। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय तिवारी जी, आपसे जानना यह चाहेंगे कि जिस देश में जमानत के लिए पैसे ना होने की वजह से एक आम नागरिक जीवन भर जेल में बिता देता है, वो भी निर्दोष, उसी देश में आनंद मोहन जैसे लोग जो पैसे और बाहुबल के वजह से हत्या की सजा याफ्ता होते हुए आनंद ही आनंद काटते नजर आ रहे हैं। आदरणीय पांडे जी, जी, ये हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश में जितने भी अपराधी हैं उन सारी अपराधियों के लिए जेल बनाया गया है, जिस जेल का काम कैदियों को सुधारना है, ना कि कैदियों को मारना। कैदियों को सुधारने के लिए ही वो जेल बनाया गया है, जिसमें कई वर्षों से आनंद मोहन जी जेल में थे और उनको पहले मौत की सजा हुई, फिर वो घट करके उम्र कैद की सजा हुई और आज कुछ लोग राजनीतिक खेल खेलने के लिए अगर उनको रिहा करके बिहार के राजपूतों को एक करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में ये बिल्कुल ठीक बात है कि आनंद मोहन जी ने आरक्षण मंडल कमीशन का विरोध किया था और आरक्षण के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और राजपूत लोग जो हैं उनको मानते भी हैं। ये बिल्कुल ठीक है, मानना ठीक है, लेकिन कानून में बदलाव कर किसी मुख्यमंत्री द्वारा या किसी मिनिस्टर द्वारा सेंटर में कानून में बदलाव कर किसी को बचाने का कार्य किया जाए, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर ठीक है अगर उनको छोड़ा जाता, उन्होंने जेल में अच्छा काम किया हो, जेल में सामाजिक काम किया हो, उसको अगर वो मानते हुए भाई जेल में बहुत सामाजिक काम किया है और अपनी गलती पे पछतावा है, इसलिए इनको राष्ट्रपति द्वारा अब ऐसा माना जा रहा है कि ये कैदी बिल्कुल सही है, अब ये सुधर चुका है, इसे बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये एक अच्छी बात मानी जा सकती है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं हो सकती कि राजनीतिक खेल खेलने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आप गोपालगंज के डीएम की हत्या की हो खुलेआम, और ऐसी स्थिति में उन्हें बुला करके बिहार की राजनीति को बदलने का काम किया कर रहा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुप्पी ही साधे तो नजर आ रहे हैं इस पर। बिहार में देखिए, बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी तो फंसी हुई है भाई। एक तरफ हम दावा करते हैं उत्तर प्रदेश का जो है मॉडल रखते हैं कि कानून का राज चलेगा, अपराधियों का कोई बोलबाला नहीं होगा, कोई अपराधियों की जगह नहीं होगी, माफियाओं की कोई जगह नहीं होगी, और बिहार में यह हो रहा है कि एक माफिया को बाहर निकालने के लिए कानून में बदलाव कर दिया जा रहा है। सत्ताधारी दल तो ठीक है, आप विपक्ष का ले लीजिए, विपक्ष भी शांत मुद्रा में नजर आ रहा है। वजह क्या हो सकती है? मैं वही कह रहा हूँ पांडे जी, ये तरीका ठीक नहीं है। बिहार में जो आज का हालात है वो इतना बदतर हो गया है कि जाति जनगणना, जहाँ 2500 जातियां और 25,000 उपजातियां उसकी जनगणना हो रही है। जो अनहोनी चीज है
किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो और अपने कानून में संशोधन कर केवल पॉलिटिक्स के लिए उसे जेल से छुड़ाया जा रहा हो, तो ये तो बिहार जैसे ही राज्य में ऐसा हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात मैं मानता हूं। और लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया कि जेल सुधारने के लिए बना है, अच्छे के लिए बना है, पर जेल में कैदी कितना अच्छा रहता है उस पर डिपेंड करता है। और ये पावर राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को पावर है कि अपने एक सही समय और दिन पर वो किस कैदी को छोड़ सकती है, उसको पावर है। लेकिन एक मुख्यमंत्री एक संशोधन करके, एक डिप्टी सीएम एक संशोधन करके और ऐसे कैदी को, ऐसे जो माफियाई कहेंगे जिसने खुलेआम हत्या की हो, तो ऐसे लोगों को छुड़ा करके और पॉलिटिक्स करना, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये नीतीश कुमार को साबित करना होगा कि आनंद मोहन जी ने जेल में रहकर कोई भी गलत काम नहीं, अच्छी सोच बनाई और अच्छा आचरण रखा, जिसकी वजह से उनको राष्ट्रपति द्वारा छुड़वाने का काम किया जा रहा है, न कि हम खुद संशोधन करके छुड़ा रहे हैं। विवेक जी, अजय जी, लेकिन यहाँ पर दरअसल बात केवल आनंद मोहन की तो अब हो नहीं रही, कानून को बदल दिया गया। ऐसे में जो सरकारी अधिकारी थे उनकी हत्या को लेकर के विशेष प्रावधान था, उन पर मारपीट को लेकर के विशेष प्रावधान था, लोगों में डर था कि दरअसल वो आम जनता से हट करके हैं, इस वजह से थोड़ा सा डरे रहते थे लोग। लेकिन अब तो जो आम जनता की हत्या का आरोप, वही आरोप सरकारी किसी सर्वेंट का भी हो गया। तो ये जो अपराधियों में खौफ है था थोड़ा सा, वो तो और हटता नजर आएगा। फिर ये दरअसल केवल आनंद मोहन का नजर आएगा, ये आने वाले भविष्य के लिए जो एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है बिहार सरकार ने, वो चिंता का विषय है। पांडे जी, ये तो बहुत ही मतलब चिंता का विषय है कि एक व्यक्ति जो हत्यारा हो और साबित हो गया हो कि वो उसने हत्या की है, ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति का जेल से छूटना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जेल से छूट करके उस व्यक्ति का आना जो अब एक अपराधी था और उम्र कैद की सजा कर रहा था, और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार जी और एक पॉलिटिक्स को साधने के लिए आनंद मोहन जी को छुड़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये आगे की परंपरा बनती जा रही है कि अब तो वहां के जो माफी गोली कांड करने वाले, हत्या करने वाले ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री से संबंध रख लो और डिप्टी सीएम से संबंध रख लो और हत्या करके जेल जाओ और ये संशोधन तो हो ही चुका है, वो छूट जाएंगे। तो ये ठीक बात नहीं है। आनंद मोहन जी को अगर छुड़ाना ही है तो उनके अच्छे आचरण की वजह से राष्ट्रपति से अनुमोदन करके छुड़ाने का काम करना चाहिए था, न कि कानून में बदलाव करके करना चाहिए था। विवेक जी, क्या माना जाए? देखिए, बड़ा सवाल यह उठता है कि हम कई मामलों को अगर देखें, क्या यही वजह है कानून को लेकर के, कानून में जो लू पोल्स हैं उन्हीं को लेकर के अतीक जो है 44 साल तक अपना राज चलाता रहा, माफियागिरी करता रहा और लोगों को दहशत में जमाया रखा। 44 साल बड़ा समय होता है। क्या यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों पर बिल्कुल जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, पहलवान बेटियां वहां पर जा रही हैं, एफआईआर करने की बात की जा रही है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। राम रहीम जैसे लोग हत्या और रेप में आरोपी, चुनाव के दरमियान उनके पैरोल हो जाती है, बाहर आ जाते हैं और अपनी जनसभा लगाने लगते हैं। और आनंद मोहन जैसे लोग, बताइए, आनंद ही आनंद काट रहे हैं। तो कानून में जो ये लूपहोल्स हैं उनको देखने की जरूरत बेहद जरूरी बन पड़ी है कि अब वो समय आ गया है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि हर व्यक्ति आज जो है आनंद मोहन की को इस रिहाई से चिंतित भी है और आनंद मोहन की चर्चा बढ़ भी रही है। लेकिन ये कानून में बदलाव करना और उसको छुड़ाना, ये कार्यक्रम बिल्कुल ठीक नहीं है और ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये इसके लिए बिहार के जो चुनाव के खेल खेलने वाले लोग हैं, ये निश्चित तौर से इस खेल को खेल करके पछताएंगे। कल वहां के माफिया फिर जो है आगे बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो आज शांति है। उत्तर प्रदेश में जो आज जो हो रहा है वो सभी देख रहे हैं कि अतीक अहमद की रिहाई भी नहीं हो पाई और आतंक को किस तरह से खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी देखना होगा योगी आदित्यनाथ जी ने किस किस को खत्म किया है और किस तरह से खत्म किया है। आज भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चुप्पी लगाए बैठी है, क्योंकि यहाँ राजपूत और बाकी अन्य जातियों का मैटर है।
मैं आनंद मोहन जी की तारीफ करता हूं इस मामले में कि उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया था। तारीफ करता हूं, लेकिन एक हत्या करने की तारीफ मैं कैसे कर सकता हूं? एक हत्या करने वाला व्यक्ति और उस व्यक्ति को जेल से छुड़ाकर चुनाव में लाना और फिर चुनाव लड़ना, बिहार को कहां ले जा रहे हैं आप? किस तरफ बिहार को ले जा रहे हैं? क्या वह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि चुनाव राजनीति में आकर के फिर बदल कर देगा भारतीय जनता पार्टी अजय को? जी, हम यहाँ कहेंगे, दरअसल आपने कहा कि बिहार को हम कहां ले जा रहे हैं। ये हम बिहार को नहीं, देश को एक नई दिशा, एक नया रास्ता प्रशस्त करने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो हुआ है वो अन्य राज्यों के लिए भी ये एक संदेश गया है और अन्य राज्यों को भी एक रास्ता प्रशस्त किया गया है, एक मार्ग दिखाने की कोशिश की गई है। और आने वाले समय में अगर ऐसा ही हाल रहा तो जिस तरीके से माफियाओं का बोलबाला है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी राज ने यह साफ कर दिया कि माफियाओं की कोई जगह नहीं होगी, माफियाओं की माफियागिरी नहीं चलेगी, हर आम नागरिक स्वतंत्र तरीके से, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो, अपने घर से बाहर निकल पाएगा। वो जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है यूपी में, वो माहौल फिर अन्य राज्यों में नहीं बन पाएगा। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। और हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। अनूप श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज पटेल जी हैं, जेडीयू के नेता हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी, आपका रुख करेंगे। हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा, आपकी सरकार कह रही है, दावे कर रही है और किया भी जा रहा है, सब लोग जानते हैं। वजह क्या है कि बिहार में ऐसी कौन सी समस्या या कौन सी ऐसी आपके पास मजबूरी आ रही है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं आनंद मोहन को लेकर, और माफिया के लिए एक कानून को बदल दिया जाता है जो कि एक आईएएस अधिकारी का हत्यारोपी है? अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आज बिहार की सरकार ने जिस तरह से कारा के नियम में संशोधन करके अपराधियों को जेल से छोड़ने का जो काम कर रही है, यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी जो लालू यादव जी के गोद में जाकर के बैठे हैं, हाँ, और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार में महाजंगल राज स्थापित हो गया है। 1990 का जो माहौल था बिहार में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो एक एक अपराधियों को धीरे धीरे जेलों में बंद किया गया। हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी, इन तमाम आरोपियों को, और जेल में जो सजा काट रहे हैं, जिन पर आरोप साबित हो गया है, जिनको सजा हो गई है, वैसे लोगों को छोड़ करके बिहार में पुनः 1990 का माहौल बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। कारण यह है कि नीतीश कुमार जी का जनाधार खिसक गया है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार में हत्या, बैंक डकैती, लूट, अपहरण, ये सारे काम शुरू हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी जानते हैं कि आने वाले 24 और 25 के चुनाव में हम पुनः सत्ता में वापस नहीं आएंगे, इसलिए उन अपराधियों को जेल से छोड़ करके चुनाव में उनका इस्तेमाल करके पुनः सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार की जनता इसको बहुत गंभीरता से देख रही है। नीतीश जी का मंसूबा चकनाचूर हो जाएगा और किसी भी स्तर पर अपराधी बाहर भी आकर के और जनता को डरा नहीं पाएंगे। जंगल राज में भी जनता खुल करके मतदान करेगी और लालू के मंसूबों को चकनाचूर करेगी, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी और पुनः इन अपराधियों पर कार्रवाई होगी और पुनः ये जेल के शिकंजों में बंद। आपने लगता है अपने नेता गिरिराज सिंह का बयान नहीं सुना है। जहां तक आपने नहीं अनूप जी, आपने, हमको लगता है कि गिरिराज सिंह जी का बयान नहीं सुना है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई बेचारा उसे साबित कर दे रहे हैं, फंसाने की बात की जा रही है। आप जो है बिहार के नेताओं को अपने देखिए ना, वहां से कौन बोल रहा है, कौन सड़क पर उतर रहा है, कौन प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं ये खराब हो गया है, खराब कर दिया गया भाई मामला। अगर आप कह रहे हैं आरजेडी और जेडीयू ये रोटियां सेक रही वोट बैंक की, तो आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है। जी, हमने इन अपराधियों के रिहाई का विरोध किया है। हमारे प्रवक्ताओं की आप बात सुनिए,
लगातार विरोध हो रहा है और मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से अपराधियों को रिहा किया जाने के ये जो घटना है, ये जो कानून है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और बिहार की जनता दूध का दूध पानी का पानी करेगी। नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते थे, आज उनकी मति भ्रष्ट हो गई है और वो लालू यादव के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचारियों और अपराधियों से समझौता कर बैठे हैं। अपराधी का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, वो अपराधी है। अपराधियों की जाति अपराधी ही होती है, इसलिए अपराधियों को रिहा करने का ये जो काम कर रही है सरकार, वह बिहार में जंगल राज स्थापित करके और बिहार को पूरे विश्व में बदनाम करना चाहती है। अच्छी बात है, ये बात जो आप कह रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप गिरिराज सिंह तक भी पहुंचाइए। ठीक है पंकज जी, क्या मजबूरी आ गई? ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है आएंगे पंकज जी, आएंगे सेकंड राउंड में। एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अरे साहब सवाल तो सुन लीजिए पंकज जी। मोदी जी फरवरी में ही इनका ट्वीट है, ट्वीट पे जाकर देख सकते हैं कि कानूनी संशोधन करने के लिए कितनी दरखास्त कर रहे हैं। हाँ अभी कितने दिन हुए हैं, फरवरी में ही ना। ट्विटर पे जाके अकाउंट में देख सकते हैं कि मोदी जी ने क्या आग्रह किया था। हाँ मुझे मालूम है, मैं डेट बता दे रहा हूँ 13 फरवरी भाई। अरे मैं अनूप जी को, मैंने अनूप जी, अरे सुन लीजिए पंकज जी, सवाल आपसे ले लूं उसके बाद मैं डेट बता दे रहा हूँ। आप बता रहे हैं, मैं 13 फरवरी का ट्वीट कर रहा हूँ, सुशील मोदी जी का चेक कर लेंगे। 13 फरवरी का ट्वीट जो है सुशील मोदी जी का चेक कर लीजिएगा अनूप जी, मैं मान रहा हूं आप समर्थन करें। सवाल हमसे आपसे पंकज जी ये है कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी, कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि आपको कानून बदलना पड़ा और आनंद मोहन की रिहाई करवाने के लिए? नीतीश जी ने, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री बिहार, अंतर को खत्म किया। जो इतना बड़ा अंतर था परिहार बोर्ड में, क्या है ये नेताजी से पूछिए कि जो 6 साल का सजा काट लेता है वैसे ही जेल मैनुअल में एसपी के पास जाता है, ऑटोमेटिक कोई दरखास्त करे या ना करे वैसे भी बाहर निकल जाता है। परिहार बोर्ड में ही है, मैं नहीं बोल रहा। ये आंकड़े देख लो कि परिवार बोर्ड में क्या आंकड़े हैं, ठीक है ना। ये सब जगह का जो आंकड़ा है वहाँ पे आप देख सकते हैं चीज को। तो इनका जो कथनी इनके नेता से तो पूछ ले ना, तो अपने नेता से पूछ ले कि क्या बयान है। और नीतीश जी ने तो अंतर खत्म किया, जो एक अंतर है कानून में रिहाई के में जो किस तरीके से होने का है, उस अंतर को खत्म किया। कानून को संशोधित करने का अधिकार है सरकार को। और जो विपक्ष, जो हमारे पीड़ित पक्ष है, वो भी तो कोर्ट में जा सकते हैं। इसको कौन रोका है आप बताओ पांडे जी? कानून बदलने का अधिकार है पंकज जी, लेकिन कानून बदलने का अधिकार ये नहीं है ना कि आप जो है कानून बदलने को लेकर के माफियाओं के जो मनबड़ हैं उनके मन और उनको प्रोत्साहित कर दे। ऐसा होता है क्या? नहीं है ना, आप देख लो ना 27 जो है हाँ। तो ऑलरेडी सजा को जो है कंप्लीट कर रहे थे। हाँ। आप तो खुद सारा कुछ देख सकते हैं ना। ये अंतर है और सभी लोगों के लिए ये अंतर। हमारे नेता ने क्या किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पे जो लोगों के बीच का अंतर था जिस कारण से वो निकल नहीं पा रहे थे, तो संशोधित करने का अधिकार में संशोधित उन्होंने किया। इससे सबको फायदा मिलना है ना, इससे तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो कानून बना नहीं, लेकिन तो सभी के लिए। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर अजय जी के पास आ रहे हैं। पांडे जी हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। पांडे जी, नीतीश कुमार जी को या महागठबंधन की सरकार को ये चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया बाहुबलियों को रिहा कर? इसके पहले क्या कर रहे थे? और आज जो उनका जनाधार खिसक गया है, नीतीश जी ने भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करते हुए लालू यादव को छोड़ करके आए थे और लालू यादव के पार्टी से निकल करके अलग पार्टी बनाए थे कि ये भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आज लालू जी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पंकज जी ये भी तो कह रहे हैं कि पंकज जी ये भी तो कह रहे हैं समर्थन में आप भी खड़े थे ना, जेलों में जो अपराधी बंद है समर्थन में आप भी खड़े थे ना। सुशील मोदी जी का जो अभी तक बयान आ रहा था, सुशील मोदी जी का जो अभी तक ट्वीट आ रहा था वो कुछ और था और आज अचानक से बदल गया। लेकिन गिरिराज सिंह जी जो है वो अभी वैसे ही खड़े हैं, वो तो तटस्थ है। मतभेद तो आप में नजर आ रहा है ना। जो लंबी चौड़ी
फहरिस्त है ये जो सारे राजद के समर्थित हैं, आनंद मोहन के बहाने उन तमाम लोगों को जेलों से बाहर ला करके और चुनाव में उपयोग करना चाहती है महागठबंधन की सरकार, और दूसरा कोई कारण नहीं है। चलिए ठीक है, आएंगे। अजय जी, क्या समझ नहीं आ रहा कुछ, भारतीय जनता पार्टी क्या दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर को लेकर के? क्योंकि दो तरीके के बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के। उत्तर प्रदेश में जातिगत लड़ाई बहुत होती है। जब भी चुनाव होता है तो जाति फैक्टर होता है चुनाव में, और महागठबंधन में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण, इन तीनों का समीकरण महागठबंधन में बहुत कम है, ना के बराबर है। और इस ना के बराबर के सिस्टम को ठीक करने के लिए आज इस तरह का कानून बदला जा रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी या और अन्य पार्टियां बोल भी नहीं पा रही हैं। अगर बोलती हैं तो किसके विरोध में बोलती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी एक राजपूत के शब्दों को बोल करके बाकी जगह से पीछे चली जाएगी? अगर यही मैटर आज चुनाव से समय में जो किया गया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। 2024 के चुनाव को हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाना है, और नरेंद्र मोदी को हटाकर हमें लाना है तो समीकरण खेलना है, गेम खेलना है। तो आज योगेश जी, समस्या इस बात की हो गई है कि जो ये काम किया जा रहा है, इस काम से भारत देश का प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री आज आजाद हो गया कि हम अपने यहाँ किसी भी राज्य के व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो माफिया है या गुंडा है या जेल सजा याफ्ता है, उसको हम कानून बदल के छुड़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा? जो एक आईएएस कैडर का व्यक्ति, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, मंडल कमीशन का केस बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं मंडल कमीशन का विरोध करना अलग बात है, जातिगत समीकरण चेंज करना है, आर्थिक आधार पर आरक्षण लाना है, लेकिन ये जो सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी, महागठबंधन सरकार ने जो ये खेल खेला है, या खेल बिहार की राजनीति बदलने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये पंकज जी अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो खाई थी वो खाई को हमने पाट दिया और सब बराबर कर दिया। नहीं, खाई पाट कर दिया इन्होंने। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी जी का स्टंट अलग है, गिरिराज सिंह का स्टंट अलग है, और अभी तक इस पर गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी या अन्य लोग नहीं बोल पा रहे हैं। एक तरफ जब उत्तर प्रदेश का मामला आता है तो योगी जी की पीठ थपथपाई जाती है, और जब यहाँ ये मैटर आता है तो पीठ थपथपाने की बजाय आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा ही असमंजस का समय है, और महागठबंधन वाहवाही लूट रही है, और यह वाहवाही कहां तक जाती है ये आने वाला चुनाव बताएगा। पंकज जी, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं 2024 को लेकर के पूरी रणनीति और पूरा चौसर जो है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे मामले कहीं घातक न साबित हो जाएं आपके लिए? क्या आपको नहीं लगता है क्योंकि बिहार में 2, 4, 10 विधानसभा सीटों पर तो ऐसे बाहुबलियों का कब्जा हो सकता है, वहां पर इनकी पैठ हो सकती है, इनकी वजह से आपका वोट बैंक मजबूत हो सकता है, 2, 4, 10 विधानसभा। लेकिन अगर उनके आगे जाएंगे या अन्य राज्यों में जाएंगे, आपने उदाहरण के तौर पर अगर देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का ही मुद्दा रहा, जिसकी वजह से अखिलेश की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद फिर रिपीट किए कानून का ही मुद्दा, और अभी भी वो कानून के मुद्दे पर ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और देश का मुझे लगता है हर राज्य में हर व्यक्ति कानून व्यवस्था बेहतर चाहता है। माफियाओं के जो खौफ है वो कोई नहीं चाहता कि माफियाओं का खौफ रहे, हम बाहर ना निकल पाए घर से, हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकल पाए, ऐसी स्थिति कोई नहीं चाहता। तो आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह ना साबित हो जाए। कानूनी रूप से सबसे पहली बात की गलत तो है नहीं, कानून में जो संशोधित किया गया है, ये कानून को कोई गलत ठहरा सकता है क्या? पहले ये बता दो आप। ये विश्लेषण भी कर रहे हैं सर, और ये बीजेपी वाले भी तो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और चुनौती देने का भी तो अधिकार है, चुनौती तो दे सकते हैं। चुनौती जो है, हम तो पहले ही बोला कि कानून में ये कहीं से गलत है क्या, पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए कि कानून के अंतर्गत ही तो सारी संशोधित किया गया ना। और रिहाई
में भी जो है कुछ गलत तो है नहीं कि कहीं से गलत है। अब जो है इस चीज को अंतराल खत्म हुआ, अंतर ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोगों का जो है छुटकारा नहीं हो पा रहा था, तो सबसे पहली बात इसको तो क्लियर करना चाहिए ना, जो भ्रमजाल फैला रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, ये यहाँ जनता राज है और सब कुछ कानून के दायरे में ही हो रहा है ना साहब, कुछ अलग से हो रही है। चलिए, जनता का राज है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा पंकज जी, जनता का राज है और जनता किससे पसंद करती है, किससे बैठाना चाहती है और कौन राज कायम कर पाएगा। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से आज की बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई गई है। गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। बड़ी खबर आपको बता दें, गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े हैं। 32 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। गैलेंट ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, इनमें 32 ठिकाने शामिल है 32 पर। और आपको बता दें कि गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। यूपी, पश्चिम बंगाल और गुजरात में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यूपी के बड़े उद्योगपति माने जाते हैं सीपी अग्रवाल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए। उमेश, क्या कुछ जानकारी है? गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 32 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और टैक्स बकाया होने की बात कही जा रही है, टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ तमाम और जो एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी छापेमारी की गई है, कलकत्ता में छापेमारी की है, कई स्टेटों में छापेमारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि सीपी अग्रवाल एक बड़े बिजनेसमैन है और ऐसे में गैलेंट ग्रुप के ऊपर इनकम टैक्स के छापे हो रहे हैं और तमाम जो टैक्स बाकी है उसको लेके छापेमारी की जा रही है। तो यह माना जा रहा है कि तमाम जो सूचनाएं थी उसको जो दस्तावेज है उसको कब्जे में एजेंसियां ले रही हैं। लगातार तमाम जो ठिकाने हैं इनके ठिकानों पे तलाश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और शायद यही सर्च ऑपरेशन के चलते ही 32 ठिकानों पे ये छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीपी अग्रवाल के जो नजदीकी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके घरों पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए योगेश, बिल्कुल है, जो भी इनके करीबी लोग हैं, जो भी इनके पार्टनर हैं, जो भी इनके संबंधित हैं, जिनकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को है, तो ऐसे में लगातार जो एजेंसियां हैं, चाहे इनकम टैक्स की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, लगातार सीपी अग्रवाल के जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सब पे छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, उस जद में लाया जा रहा है ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसके चलते जो डॉक्यूमेंट है, जो एक प्रकार से जो चोरी का इनका जो कारनामा है पूरा, उस कारनामे को पकड़ने के लिए ये टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि बहुत तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो एजेंसियों के हाथ लगे हैं। इस बात को एजेंसियां कहती हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें तमाम ऐसे कमियां हैं जिसके आधार पे आगे एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है इनके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे सीधे और उन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। इस बीच हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ राजवीर हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजवीर, क्या कुछ जानकारी है? 32 ठिकानों पर गैलेंट ग्रुप की छापेमारी की गई है और बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए के टैक्स का चोरी का यह मामला है। बिल्कुल योगेश, देखिए गैलेंट ग्रुप चूंकि गोरखपुर का है और गोरखपुर में तमाम जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर मुख्यमंत्री भी कई बार गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी कई बार गए हैं गैलेंट के कई कार्यक्रमों में। तो इस पूरी छापेमारी को सिर्फ इसी एक नजर से ही नहीं देखना है, इसको पॉलिटिकली भी थोड़ा सा देखेंगे तो बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए 1000 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का ही मामला नहीं है। इस जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि चले, आवाज संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें गैलेंट ग्रुप पर 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है। गैलेंट ग्रुप के फैक्ट्री उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और बंगाल में छापेमारी की जा रही है। आईटी विभाग ने यह छापेमारी की है। इस कार्रवाई को आपको बता दें कि अंजाम दिया जा रहा है इस कार्रवाई को। गोरखपुर में करीब 35 गाड़ियों से आए अधिकारी फैक्ट्री, कार्यालय और आवास पर जांच कर रहे हैं। यह छापेमारी गैलेंट ग्रुप से कारोबारी रिश्ते रखने वाले लोगों के ठिकानों पर भी हो रही है।
राजधानी लखनऊ सहित देश भर के कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ने से गैलेंट के व्यवसाय से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में जांच और सुरक्षा एजेंसियों के अफसर गैलेंट के ठिकानों पर पहुंचे हुए हैं। तो पूर्वांचल के सबसे बड़े सरिया फैक्ट्री में शुमार गैलेंट सरिया के ठिकानों पर आयकर की टीमें गई हैं और एक साथ छापेमारी की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि यूपी, दिल्ली, गुजरात और बंगाल में आयकर की टीमें एक साथ छापेमारी कर रही हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर में गैलेंट के बैंक रोड स्थित कार्यालय, गीडा स्थित फैक्ट्री और बरगदवा क्षेत्र में स्थित आवास पर भी टीमें छापेमारी कर रही हैं। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। कर्नाटक के युवाओं का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी युवाओं को टीम इंडिया के इस भाव को मजबूत बनाने के लिए कर्नाटक के अंदर फिर से डबल इंजन सरकार बनाने के आह्वान के साथ आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में आपने भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। आज भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमने कृषि का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण, नगरीय विकास, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, इन सब की स्थापना के नए मानक प्रस्तावित किए ही साथ ही साथ विकास के कार्यों के माध्यम से डबल इंजन सरकार ने साबित किया है कि हम तुष्टीकरण ही सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं और सशक्तिकरण का यह अभियान नए भारत की पहचान बनी है। ये सशक्तिकरण का यह अभियान कई परिणाम है। सशक्तिकरण के इन कार्यक्रमों का यह अभियान है जो किसान कभी सिर झुका करके चलता था और सिर उठा करके प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ लेकर के सिर उठा करके चलता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये भारत की सामर्थ्य का कमाल है। और इसीलिए आज जब कर्नाटक डबल इंजन सरकार में डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, तो भाइयों बहनों, डबल इंजन की स्पीड को अपने स्केल और अपनी स्किल से आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देना है। हमें डबल इंजन का लाभ लेना है। कांग्रेस और जेडीएस के फेल्ड इंजन का नहीं, फेल्ड इंजन को यहां नहीं आने देना है। ये लोग कार्य नहीं करते थे, ये फेल है, फेल्ड इंजन है। इनका फेल्ड इंजन अब कर्नाटक के विकास को गति नहीं दे पाएगा। ये लोग जाति के नाम पर बांटते हैं। इन लोगों ने मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का कार्य किया है। हम मजहब और जाति के नाम पर विभाजन नहीं, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और भाइयों बहनों, कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। कर्नाटक ने तो इसमें एक गति पकड़ी है। आज से नहीं, याद करिए, वनवास काल खंड में भगवान श्री राम के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में अगर कोई मिला था, आंजनेय बजरंगबली सी कर्नाटक से मिले थे।
और इसीलिए मैं आज आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों। अगले वर्ष 2024 की जनवरी में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, कार्य पूरा हो रहा है और मेरी आप सबसे अपील है, आपको मैं आमंत्रण देने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि दरअसल पहले की सरकारों में प्रोजेक्ट लटकाए जाते थे, अब प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का वो जिक्र कर रहे थे और लगातार ये कह रहे हैं कि अगली बार अब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनवाएं। और अब रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ में समस्या की सुनवाई न होने से नाराज एक युवक ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस दौरान आत्मदाह की कोशिश कर रहे युवक को मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और युवक को आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और उधर फरीदाबाद पुलिस ने पॉलिसी रिन्यू करने के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 फोन, 4 सिम और 24,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गौर सिटी मॉल के कॉल सेंटर चला रहे थे। पुलिस ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से गिरफ्तारी की है। हमारे संवाददाता संदीप गोयल की एक खास रिपोर्ट देखिए। हमने इससे संज्ञान लेते हुए एक मामला जो आया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको रिव्यू करने के नाम पर जिस तरह से वो रिव्यू करने की फीस के नाम पर पैसे लेकर और उस पर ठगी करते थे, उस ठगी का जैसे मामला हमारे सामने आया तो हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर और साइबर क्राइम की टीम बल्लभगढ़ से एसएचओ नवीन कुमार जी की अगुवाई में टीम तैयार करके हमने इसमें भेजी और हमारे आईओ पीएसआई विकास जी ने बड़ी मेहनत करके तकनीकी पहलुओं का सहारा लेते हुए इनमें 6 जिनको गिरफ्तार किया है और इस मामले का खुलासा किया। इसमें करीब 8 फोन हमने बरामद भी किए और 4 सिम बरामद करी है, जिसमें 24,300 रुपये हमारे केस में रिकवरी हुई है। इसके अलावा I4C से इसका डाटा अपडेट लिया जा रहा है और लगभग हम कह सकते हैं कि करीब 120 से 130 लोगों के साथ इन्होंने ठगी करी है। और जिस अकाउंट में जिसको हमने अरेस्ट किया, अकाउंट के थ्रू अभी ये भी पता लगा है कि करीब 30 से 40 लाख रुपए करीब इन्होंने इसी अकाउंट के थ्रू लोगों से ठगी कर। फरीदाबाद में साइबर क्राइम जो है लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में पुलिस भी लगातार जो है इन साइबर क्राइम के अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। और अब फरीदाबाद पुलिस को एक और कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर 6 से आरोपियों को काबू करने का काम किया है, जो लोगों की जो पॉलिसी होती है उसको रिन्यू कराने या फिर उनको दोबारा से चालू कराने के नाम पर जो है ठगने का काम करते थे। उनको झांसा देकर जो है उनकी पॉलिसी का पहले डाटा दिया जाता था कि आखिर कौन जो जिनकी जो पॉलिसी खराब हो चुकी है उनको फिर से जो है रिन्यू करने और उनको चालू कराने के नाम पर उनसे पैसे मांगे जाते थे। और इसी करके ऐसे करीब 100 से अधिक मामलों में जो है ये आरोपी हैं, जिनको अब साइबर क्राइम ने दिल्ली, गाजियाबाद, यूपी के अलग अलग जिलों से जो है काबू करने का काम किया है। और इन पर जो है आरोप है, कहा जा रहा है कि ये लोगों को बहकाते थे कि जो है उनको उनकी पॉलिसी को रिन्यू करते थे और उनसे पैसे ठगने का काम करते थे। फरीदाबाद के एक पीड़ित ने जब इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, साइबर क्राइम में दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए इन 6 आरोपियों को जो है काबू करने का काम किया है। और जानकारी ये कि अब इनसे जो है करीब 30 से 40 लाख के लगभग जो है इनसे पुलिस ने जो जानकारी दी है, कहा जा रहा है कि अब तक 40 लाख के करीब जो है ये जो आरोपी हैं ठगी कर चुके हैं और 100 से अधिक मामलों को जो है अंजाम दे चुके हैं। अब साइबर क्राइम लगातार इस तरह के मामलों को सुलझाने में लगा हुआ है, जिस तरह से साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर लोगों को जागरूक होने की जो बात पुलिस प्रशासन साइबर क्राइम कर रहा है, आखिर क्यों लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और इस ठगी का शिकार लगातार हो रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार इस तरह के अपराधियों को काबू करने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जागरूक होने की जो जरूरत है वो लोगों की है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7।
और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पंचकूला के शिक्षा सदन पहुंचे। सीएम ने कई अहम विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से राजस्थान के लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को 2000 यूनिट बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर महंगाई से राहत दी जा रही है। सीएम ने कहा है कि सरकार की जनकल्याणकारी सोच और निर्णयों से राजस्थान में अभूतपूर्व विकास हुआ। सरकार की आपका पैसा आपके लिए की सोच के साथ संचालित योजनाओं से हर वर्ग को राहत मिल रही है। आगे सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत भी लोगों को लाभ मिल रहा है। तो राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ी बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कही है कि जिस तरीके से राजस्थान में जो काम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई राहत कैंपों को लगाया जा रहा है, उससे आम जनमानस को काफी राहत मिलती नजर आ रही है। फूड पैकेट लोगों के बीच में दिए जा रहे हैं। और इस बीच आपको ले चलते हैं राजस्थान के बीकानेर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हमारे विधायकगणों को भी यहाँ बैठे हुए मंत्रीगण, तुम मांग के मैं थक जाओगे। आगे क्या बोले आप? बेटा ज्यादा नहीं थकूंगा। वो वादा आज भी मेरे जहन में है, वादा जहन में है। तो मुझे पता नहीं था कि जिला मांग लेंगे। कई लोगों ने जिला ही मांग लिया, तब भी मुझे उनके वादे पूरे करने पड़े। 19 जिले मैंने दे दिए राजस्थान की जनता को, क्योंकि एमएलए ने मांग लिए थे। तो मैंने कहा देते देते तो थकूंगा नहीं, तो वादा निभाओ। तो आज जो पूरी लिस्ट पड़ी है डूडी साहब ने, तमाम का इम्पोर्टेंट है। पर मैं चाहूंगा कि आज मैं सिर्फ जो है 3 घोषणाएं मैं करना चाहूंगा, बाकी मैं एग्जामिन करूंगा। हम डूडी साहब मिल लेंगे, कब क्या हो सकता है संभावना, वो मैं बाद में दूंगा। एक तो जैसलमेर में कॉलेज खोली जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं। नंबर दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डूडी साहब ने कहा है, उप तहसील को तहसील बनाई जाएगी, ये दूसरी घोषणा है। और नंबर 3, यहाँ गौड़ मंडी स्थापित की जाएगी, ये नंबर 3। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं बाद में बात करूंगा। उसके एस्टिमेट बनवाने पड़ेंगे। अब 220 केवीए का भी इन्होंने कह दिया है। इतने बड़े बड़े बजट होते हैं, उसके लिए फाइनेंस भी है, बजट भी है, विभाग भी है। उसका मैं एग्जामिन करवा के कोशिश करूंगा। इनको यादगार बनाने के लिए मैंने 3 घोषणा कर दी है। मैं जब करूंगा तो जैसलमेर की मीटिंग को याद करके करूंगा। दादा राम जी चौधरी की मूर्ति के अनावरण में गया था। लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। ये 1.5-2 लाख की मीटिंग है, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है आपकी। इतिहास बन गया है। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भाषण दे दिए हैं। मैं समझता हूं एक से बढ़ के एक बातें हुई आपके सामने। देश में क्या हो रहा है, ये ज्ञान होना चाहिए हमें। प्रदेश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये तमाम चिंता के विषय होने चाहिए हमारे लिए। क्योंकि हम जागरूक नागरिक हैं। हम वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है प्रदेश को, देश को। आपको हमको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम अपने आप को सक्षम बनाएं। हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बैठी हुई है। हेलीपैड पे देख रहा था, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतर रहा था। लाखों युवा वहां पर जिस उत्साह के साथ में खड़े थे, मैं और मेरे तमाम साथी बहुत इम्प्रेस हुए। युवाओं का जोश और खरोश
तारीफ काबिल था। मैं चाहूंगा उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तव्य ऐसा हो, राजस्थान का युवा देश में नाम रोशन करे, देश की सेवा करने में आगे आए। इसीलिए मैं युवाओं को समर्पित बजट पेश किया। विदेशों तक भेज रहे हम 500 बच्चों को, अपने खर्चे पे देखा होगा न्यूज आपने, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। 3 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। पिछले साल में कॉलेज खुली 250, इन 5 साल में खुल गई है 303 कॉलेज, उसमें से 103 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज खुल गई है। 12 कृषि विश्वविद्यालय थे, नहीं कॉलेज थे, पिछले साल में खुले हैं 12 कृषि कॉलेज, और मैंने 5 साल में खोल दिए 45 कृषि कॉलेज खोल दिए हैं राजस्थान के अंदर। अगर मैं अभी मेरे पास चार्ट नहीं पढ़ूं तो आपका आश्चर्य होगा, पिछले 5 साल में। तो किसानों को लेकर के बेहद सतर्क है राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों को उन्हें चिंता है और उनके हित के लिए लगातार काम करती नजर आ रही है। और उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बूंदी के लाखेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे और सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया है। बता दें कि शहर के सीएचसी में पिछले काफी समय से एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई थी, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम पब्लिक एक्सरे मशीन लगाने की मांग लगातार कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हुई है। वहीं इस मौके पर ओम बिरला ने कहा है कि इस प्रकार की सुविधाएं आसपास के छोटे शहरों और कस्बों में उपलब्ध हो तो जनता को काफी फायदा होगा। इसके उपरांत पाली के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय में जैन सुमति नाथ मंदिर परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने गाजे बाजे के साथ सालाना वार्षिक ध्वजा चढ़ाई। कार्यक्रम में आसपास के अनेक गांवों से जैन समाज के बंधुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक भव्य जुलूस भी निकाला गया और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में हाकम मारुति गैरेज सूरतगढ़ रोड से हनुमान धाम तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास हुआ। श्रीगंगानगर के विधायक राजकुमार गौड़ ने 24,60,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। बता दें कि सूरतगढ़ रोड के नजदीक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा है कि गंगानगर विधानसभा में सड़क विकास को लेकर कोई कमी नहीं रखी गई है। अब तक लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पेंशन की सुविधा मिलनी है, मुख्यमंत्री श्री स्वास्थ्य जो पीएल के लिए गैस सिलेंडर है, बीपीएल के लिए अन्नपूर्णा है, और 101 यूनिट के बाद जो बिल आएगा उसमें 3 रुपए सब्सिडी मिलेगी किसान।